सोचिए, रात का समय है, चारों तरफ सिर्फ गहरा समुद्र और अचानक एक जोरदार धमाका होता है। अमेरिका का एक विशाल नेवी शिप डूबने लगता है। उस शिप पर 1200 लोग सवार हैं। कई लोग उसी धमाके में मारे गए। जो बच गए उन्होंने सोचा कुछ ही घंटों में रेस्क्यू टीम आ जाएगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने समुद्र के बीचों बीच मौत को अपनी आंखों से देखा। साल 1945 का टाइम था। वर्ल्ड वॉर 2 अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका था। अमेरिका और जापान के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों देश हर हाल में जीतना चाहते थे। इसी दौरान अमेरिका एक ऐसे सीक्रेट मिशन की तैयारी कर रहा था जिसके बारे में दुनिया के बहुत कम लोगों को पता था। इस मिशन के लिए चुना गया था यूएसएस इंडियानापोलिस। यह अमेरिका का एक तेज शक्तिशाली नेवी शिप था। शिप पर मौजूद ज्यादातर सोल्जर को यह भी नहीं पता था कि वह क्या लेकर जा रहे हैं। जो सामान शिप में रखा गया उसे बिना रुके और बिना किसी गलती के उसकी मंजिल तक पहुंचाना था। यूएसएस इंडियानापोलिस को कैलिफोर्निया के एक नेवी बेस पर बुलाया गया। वहां कुछ बड़े बड़े लकड़ी के बॉक्स लाए गए। उन बॉक्सों के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा थी। हथियार बंद नौसैनिक हर समय उनकी निगरानी कर रहे थे। सबसे हैरानी की बात यह थी, उन बॉक्सों को शिप पर रखने वाले लोगों को भी पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। हर किसी को अपना काम करने का आदेश था। किसी को कोई सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी। शिप के कैप्टन को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया, यह सामान अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। इसे जितनी जल्दी हो सके अमेरिका तक पहुंचाना है। इसके बाद यूएसएस इंडियानापोलिस पूरी स्पीड से पैसिफिक ओशन की तरफ निकल गया। रास्ते में शिप कहीं नहीं रुका। रात दिन लगातार आगे बढ़ता रहा। शिप पर मौजूद सोल्जर को लग रहा था यह भी पहला जैसा कोई सामान्य मिशन है। कोई मजाक कर रहा था, कोई घर लौटने की बात कर रहा था, कोई सोच रहा था शायद वर्ल्ड वॉर 2 अब जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो सामान की वह सुरक्षा कर रहे हैं वह आगे चलकर इतिहास बदल देगा। कुछ दिनों बाद यूएसएस इंडियानापोलिस अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सामान सुरक्षित पहुंचा दिया गया। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। कैप्टन ने शिप को वापस लौटने का आदेश दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था वापसी का यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर होगा। शिप का माहौल पहले से काफी हल्का था। कुछ लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था समुद्र की गहराई में एक जापानीज सबमरीन उनका पीछा कर रही है। उस सबमरीन के कैप्टन ने दूर से इंडियानापोलिस को देख लिया था। उसने तुरंत अपनी क्रू को तैयार रहने का आदेश दिया। रात गहरने लगी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और समुद्र था। यूएसएस इंडियानापोलिस तेजी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। शिप पर किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। उधर जापानीज सबमरीन आखिरी तैयारी पूरी कर चुकी थी। 29 जुलाई 1945 की रात थी। समुद्र पूरी तरह शांत था। तभी जापानीज सबमरीन I-58 ने हमला शुरू कर दिया। पहला टारपीडो यूएसएस इंडियानापोलिस से टकराया। पूरा शिप हिल गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। दूसरा टारपीडो भी शिप से जाकर टकरा गया। इस बार धमाका इतना भयानक था कि शिप पर आग लग गई। कई हिस्से टूट गए। बिजली चली गई। चारों तरफ धुआं फैल गया। कैप्टन ने तुरंत आदेश दिया, शिप को छोड़ दो। अब हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। सोल्जर लाइफ जैकेट पहन रहे थे। कुछ अपने घायल साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा शिप लगभग 12 मिनट के अंदर ही समुद्र में डूबने लगा। कुछ ही मिनटों बाद यूएसएस इंडियानापोलिस हमेशा के लिए समुद्र में गायब हो गया। लगभग 900 लोग किसी तरह जिंदा समुद्र में तैर रहे थे। उन्हें लग रहा था सुबह होते ही रेस्क्यू टीम आ जाएगी। सुबह हो गई। सबको लगा अमेरिका को नेवी डूबने की खबर मिल चुकी होगी। एक सोल्जर ने कहा, बस थोड़ा और इंतजार करो, रेस्क्यू प्लान या शिप आ जाएगा। यह सुनकर कई लोगों को उम्मीद मिली, लेकिन घंटे बीतते गए। दूर दूर तक सिर्फ समुद्र दिखाई दे रहा था। असल में सबसे बड़ी गलती यही हुई थी। यूएसएस इंडियानापोलिस के डूबने का संदेश अमेरिका तक सही से नहीं पहुंच पाया। कुछ अधिकारियों ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। यानी लगभग 900 लोग खुले समुद्र में अकेले छूट गए। किसी को पता भी नहीं था कि वह जिंदा है। धीरे धीरे सूरज सर के ऊपर आ गया। तेज धूप ने लोगों को कमजोर करना शुरू कर दिया। पीने के लिए एक बूंद मीठा पानी भी नहीं था। कई सोल्जर प्यास से परेशान होने लगे। पहला दिन किसी तरह बीत गया।
सोल्जर की ताकत कम होने लगी, होंठ पूरी तरह सूख चुके थे। लोगों ने मजबूरी में समुद्र का पानी पी लिया, लेकिन खारा पानी पीने से उनकी हालत और खराब हो गई। कई सोल्जर को चक्कर आने लगे, कोई लोग सही से सोच भी नहीं पा रहे थे। कैप्टन भी समुद्र में सोल्जर के साथ तैर रहे थे। वे सोल्जर से कहते हैं, हिम्मत मत हारो। समय बीत रहा था, रात फिर से होने लगी, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अचानक कुछ सोल्जर ने अपने पैर के पास पानी में हलचल महसूस की। पहले सभी को लगा शायद बड़ी मछलियाँ होंगी। कुछ देर बाद पानी में बड़े बड़े पंख दिखाई दिए। किसी ने घबराकर चिल्लाया, शार्क। एक पल में पूरे ग्रुप में डर फैल गया। जैसे ही सुबह होने लगी, पानी में हलचल और बढ़ गई। अब यह साफ हो चुका था कि शार्क उनके आसपास घूम रही है। शुरुआत में शार्क ज्यादा पास नहीं आ रही थी, लेकिन लोगों का खून फैल चुका था। खून की गंध ने शार्क को और करीब बुला लिया। अचानक एक सोल्जर जोर से चिल्लाया। कुछ ही सेकंड में वह पानी के नीचे गायब हो गया। यह देखकर बाकी सोल्जर कांप उठे। सोल्जर एक दूसरे के करीब हो गए। उम्मीद थी ग्रुप में रहने से शार्क ज्यादा हमला नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद किसी की चीख सुनाई देती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। कई सोल्जर डर की वजह से पूरी रात सो भी नहीं पाए। कोई लगातार प्रार्थना कर रहा था, कोई अपने परिवार को याद कर रहा था। जो लोग शुरू से मजबूत थे वो भी कमजोर पड़ने लगे। 4 दिन बीत चुके थे। जो लगभग 900 सोल्जर समुद्र में गिरे थे, अब उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी। कई लोग भूख प्यास थकान की वजह से बेहोश हो चुके थे। फिर 2 अगस्त 1945 की दोपहर अचानक एक अमेरिकन प्लेन उस इलाके के ऊपर से गुजरा। वह एक सामान्य मिशन पर था। उसका काम समुद्र में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना था। उसी दौरान उसकी नजर समुद्र पर पड़ी। पहले उसे लगा शायद पानी में कोई मलबा तैर रहा है, लेकिन जब उसने प्लेन थोड़ा नीचे उड़ाया तो उसके होश उड़ गए। नीचे सैकड़ों लोग मदद के लिए हाथ हिला रहे थे। पायलट ने बिना एक पल गंवाए रेडियो पर संदेश भेजा, यहाँ बड़ी संख्या में नेवी सोल्जर जिंदा है, तुरंत रेस्क्यू भेजी जाए। सबसे पहले रेस्क्यू प्लेन उस जगह पर पहुंचे। सैकड़ों सोल्जर भूखे प्यासे थके हुए समुद्र में तैर रहे थे। इसी बीच एक पायलट ने बड़ा फैसला लिया। हालांकि उसे समुद्र में प्लेन उतारने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उसने अपनी जान जोखिम में डालकर प्लेन पानी में उतार दिया। कुछ घंटों बाद अमेरिका का रेस्क्यू शिप वहां पहुंच गया। यूएसएस इंडियानापोलिस में 1155 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ 300 सोल्जर ही जिंदा बच पाए। यूएसएस इंडियानापोलिस के डूबने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी, इतने बड़े हादसे के बाद भी अमेरिका नेवी ने अपने ही कैप्टन चार्ल्स मैकवे को जिम्मेदार ठहराया। कुछ समय बाद उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर आरोप लगाया गया, अगर उन्होंने शिप को लगातार जिग-जैग तरीके से चलाया होता तो शायद जापानीज सबमरीन हमला न कर पाती। कैप्टन ने अपनी सफाई दी कि उस रात उन्हें कोई ऐसा स्पष्ट आदेश नहीं मिला था। बाद में उस जापानीज सबमरीन के कमांडर ने भी गवाही दी कि अगर सिर्फ जिग-जैग भी करता तब भी हमला हम कर सकते थे। इसके बावजूद कैप्टन को दोषी ठहराया गया। सालों तक उन्होंने लोगों का आरोप सहा। जिन सोल्जर की मौत हो गई थी, उनके परिवार वालों ने भी कैप्टन को जिम्मेदार ठहराया। आखिर इस लगातार मानसिक दबाव ने उन्हें तोड़ दिया। साल 1968 में कैप्टन की मृत्यु हो गई। कई साल बाद बचे हुए सोल्जर ने कैप्टन के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। आखिर 2000 में अमेरिका के कांग्रेस ने माना कैप्टन को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराना गलत था। यूएसएस नेवी ने भी उनके रिकॉर्ड से यह दाग हटा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।